हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस के इस तीसरे वीडियो में हम फिर 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस विद एग्जाम्पल सेंटेंस। सो बिना देर के आइए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो जो बनाया था प्रपोजिशंस के ऊपर, सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसका मैं लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे बारे में, मैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग और एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दी एंड रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी एकेडमी खोली है, मिलिट्री एकेडमी बलिया, उत्तर प्रदेश में। मेरी ये जो अचीवमेंट देखिए, वाई एम आई रिमार्केबल फॉर दिस। जी हाँ, I was commended by the Vice Admiral, which is the second highest rank of the Indian Navy in 2012, मेरे कमिटमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और मेरी कॉम्पिटेंस के लिए, जो कि एक बहुत हाई ऑर्डर का था। मैंने व्यूवर्स एडवांस इंग्लिश लेवल C1, जी हाँ, एडवांस इंग्लिश लेवल C1 एंड अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट अर्न किया है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस के अकॉर्डिंग एंड ब्रिटिश काउंसिल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग। यदि CFR का नाम आपने नहीं सुना होगा, CFR क्या है? बेसिकली ये एक काउंसिल है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूरोपियन काउंसिल ने सेटअप किया है। और इसका इंटेंशन क्या है, इसका मोटो क्या है, पर्पज ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग लैंग्वेज एबिलिटी। जी हाँ, ये एक स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी या एबिलिटी को चेक करने के लिए। उसमें मुझे C1 सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। एंड दूसरा, ब्रिटिश काउंसिल बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड कल्चरल रिलेशन के लिए काम करती है। ये ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सर्टिफिकेट ये। दिस इज़ वाई आई एम रिमार्केबल फॉर दिस जॉब। हम अब प्रिपोजिशन के बारे में बात करते हैं, लिए शुरू करते हैं। मिस्टर शशि थरूर इज इन द पॉलिटिक्स। जी हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म ये है, ये अंडरलाइन करना मैं भूल गया। बेसिकली इन इज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर एनी दिस टाइप ऑफ प्रोफेशन। यदि आप किसी के प्रोफेशन की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, उनके काम के एरिया के बारे में बात करते हैं, तो आप इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। इन द पॉलिटिक्स, इन द बिजनेस और इन द बॉलीवुड, एनीथिंग, इन एक्टिंग, फाइन। इन द पॉलिटिक्स। सेकेंड है, डार्क क्लाउड्स आर होवरिंग एबव आवर हेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के वीडियो में मैंने ओवर की बात की थी। ओवर क्या है? ओवर एंड एबव दोनों का मतलब होता है ऊपर। ओवर में क्या था? यदि कोई चीज हमारे सिर को छूती नहीं है एंड वो परपेंडिकुलर है लगभग, जैसे फैन है तो ओवर आवर हेड। यदि कोई तस्वीर है हमारे दरवाजे के ऊपर तो ओवर आवर हेड या ओवर आवर गेट और डोर, फाइन। लेकिन एबव का यूज हम तब करते हैं जब वो कोई चीज इसमें भी टच नहीं करेगा, क्योंकि एबव मतलब तो ऊपर है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। इट मीन्स द थिंग विच इज परपेंडिकुलर लगभग, आप ओवर का यूज करेंगे लाइक फैन या कोई तस्वीर है। लेकिन बादल क्या है? वो तो मंडराते रहते हैं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। उस केस में आप एबव का यूज करेंगे। और होवरिंग एक अच्छा वर्ड है, होवरिंग एबव आवर हेड। प्लीज ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इसको आप याद कर लें। आप ओवर का यूज ना करेंगे, यहाँ पे एबव का यूज करेंगे। थर्ड, दे रोट द लेटर्स विद अ पेन। ये इंपॉर्टेंट है ये प्रपोजिशन। बेसिकली इस एग्जाम्पल को देने का इंटेंशन ये है कि पेन को एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, और इंस्ट्रूमेंट के संग आप बाय का यूज ना करके यहाँ पे विथ लगाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे दे रोट द लेटर्स बाय अ पेन, ओके, क्या कहेंगे? विथ अ पेन। बिकॉज इंस्ट्रूमेंट के संग आप विथ का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट, इट इज 9 o'clock बाय माई वॉच। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ओके, कि घड़ी के द्वारा जब समय बताया जाता है तो आप क्या कहते हैं? बाय माई वॉच, ओके। इट इज 9 o'clock ऑफ माई वॉच, नहीं, बाय माई वॉच, ध्यान रखेंगे, बाय माई वॉच। नेक्स्ट, फ्लो इज सोल्ड बाय द किलो। यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे घड़ी का जब समय बताना है आपने घड़ी से, आपने क्या यूज किया? बाय का यूज किया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए, वेट के लिए या रेट बताने के लिए बाय किलो, बाय किलोग्राम
या बाय मीटर, है ना, क्लोथ्स आर सोल्ड बाय मीटर। सो बेसिकली मेजरमेंट, वेट, रेट एट्सेट्रा के लिए भी आप बाय का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, ये ध्यान से एक दो बार देखेंगे आप तो याद हो जाएगा। ओके, इवन आप वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, केवल आप सुन भी रहे हैं तो भी आपको याद हो जाएगा कि मेजरमेंट, वेट, रेट, घड़ी एट्सेट्रा के द्वारा जब टाइम बताया जाता है तो बाय माई वॉच, बाय किलो, बाय मीटर, बाय डजन एट्सेट्रा। फाइन। सो देयर इज अ ग्राउंड बिसाइड माई हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है। कल हमने बिसाइड्स के बारे में बात किया। कल मैंने जानबूझ के जो कंफ्यूजिंग वर्ड है दोनों को एक साथ नहीं रखा, कल मतलब मेरी प्रीवियस वीडियो में। सो यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब क्या होता है कि अतिरिक्त, और जब एस नहीं रहता बिसाइड, ये तो सब जानते हैं हम लोग, बिसाइड मतलब बगल में। सो बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर है। यहाँ पे बिसाइड का हम यूज कर रहे हैं। सो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेरे घर के बगल में एक ग्राउंड है, एक मैदान है। सो बिसाइड माई हाउस, ओके, बिसाइड माई टेम्पल, यू कैन से देयर इज अ टेम्पल बिसाइड हिज हाउस, माई हाउस, एटसेट्रा। ओके, देयर इज अ मार्केट बिसाइड माई हाउस। ओके, फाइन। नेक्स्ट, द क्रिमिनल वॉज ब्रॉट बिफोर द जज। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपराधी है वो जज के सामने लाया गया। सो बिफोर का यूज करेंगे। ओके, ब्रॉट बिफोर द जज, इसका सेंस ये है। नेक्स्ट, बिफोर का मतलब वैसे पहले होता है, लेकिन यहाँ पे सामने के लिए भी आप यूज करते हैं और ये करेक्ट प्रिपोजिशन है, ब्रॉट बिफोर द जज। ओके, आप कई बार न्यूज भी या हेडलाइन में सुनते हैं, द गिल्टी वॉज ब्रॉट बिफोर द पब्लिक, ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। सो वही है, ब्रॉट बिफोर द जज और कोर्ट, समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट, बीइंग अ सोल्जर यू शुड नॉट क्वारल ऑन पेटी इशू। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बिलो योर डिग्निटी। जी हाँ, एक सोल्जर के नाते आपको छोटे इशू में झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? इट इज बिलो योर डिग्निटी, ये आपके आत्मसम्मान के नीचे की बात है। ओके, ये आपके गौरव के नीचे की चीज है। सो व्यूवर्स, ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि बिलो मतलब ही नीचे होता है और अंडर मतलब ही नीचे होता है। आप यहाँ पे यदि अंडर का यूज करते हैं तो वो गलत माना जाएगा। अंडर का मतलब क्या होता है? बेसिकली अंडर मतलब नीचे। जैसे बिल्ली नीचे बैठी है टेबल के, या गाय बैठी है पेड़ के नीचे। सो यू कैन से अंडर ट्री, अंडर द टेबल एटसेट्रा। बट बिलो का बेसिकली सेंस ये है कोई लेवल से नीचे, माने हमारी डिग्निटी से नीचे, या किसी की माने इकोनॉमिकल कंडीशन बिलो है, अंडर नहीं कहेंगे। ओके, सो जब बिलो की बात होती है तो वो नीचे के सेंस में ना होकर के लेवल की बात हो रही है कि लेवल में वो कम है। लेकिन अंडर जब बात करते हैं तो वो लेवल की बात नहीं होती है, वो नॉर्मली मतलब ये है कि किसी चीज से नीचे है वो। ओके, पेड़ के नीचे, टेबल के नीचे, बिस्तर के नीचे, एटसेट्रा। सो इन सब चीजों के लिए पेड़, बिस्तर, टेबल को नीचे कुछ आपको बताना है तो वहां पे आप अंडर का यूज करेंगे। और जहां पे लेवल की बात आ रही है, डिग्निटी की बात आ रही है, इकोनॉमिकल कंडीशन की बात आ रही है, आपने सुना होगा बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे, तो आप अंडर पॉवर्टी लाइन नहीं कहेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन कहेंगे, बिलो योर डिग्निटी, बिलो माई डिग्निटी, एटसेट्रा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो बिलो का यूज करेंगे आप। नेक्स्ट, देर इज ए स्मॉल ब्रिज अक्रॉस द कटहल नाला एट निराला नगर। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? एक छोर से दूसरे किनारे तक, एक छोर से दूसरे छोर तक। सो यहाँ पे ब्रिज ओवर न करके ब्रिज अक्रॉस करना सही है। ओके, अक्रॉस, इस तट से उस तट तक, इस किनारे से उस किनारे तक। सो ब्रिज अक्रॉस द कटहल नाला, एक नाला है या नदी है, ब्रिज अक्रॉस द रिवर, bridge across something else. Okay, so bridge across the Katal Nala. Next, the military funeral procession went through the city. बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया है। मिलिट्री, सेना का जो ये अंतिम संस्कार का जो जुलूस है, जो उनका मतलब ये जो लास्ट जब लेके जाते हैं ग्रुप में, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया बेसिकली। सो क्या हुआ, वो चीज़ें वेंट थ्रू द सिटी। जी हाँ, वो शहीद हो गए, ही वॉज मार्टायर्ड। सो उनका जो जुलूस है, उनकी जो मतलब अंतिम संस्कार के बाद जो शरीर है, बेसिकली अंतिम संस्कार ले जाते समय, सो उसको कहाँ ले गया गया? सिटी से होके लेकर गया गया। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन है इस एग्जाम्पल को देने का मकसद ये है कि वेंट थ्रू द सिटी, न कि कुछ और। ओके, ध्यान देंगे। सो वेंट थ्रू द सिटी, कई तरह के पॉलिटिकल जुलूस भी होते हैं, तो वो भी क्या होगा? वेंट थ्रू द सिटी। सो जुलूस जब जाएगा तो थ्रू द सिटी, थ्रू द मार्केट, थ्रू द विलेज, एटसेट्रा। नेक्स्ट, ये तो वही हो गया। ओके,
माई ब्रदर विल कम नेक्स्ट मंडे। ये जानबूझ के मैंने रेड में इसको पॉइंट आउट किया है कि नेक्स्ट, लास्ट, यस्टरडे, टुमारो। आप कभी नहीं कहेंगे ऑन यस्टरडे, ऑन टुमारो और ऑन लास्ट डे, नहीं। बेसिकली विवर्स नेक्स्ट, लास्ट, यस्टरडे, टुमारो एट्सेट्रा के पहले आप कोई भी प्रीपोजिशंस का यूज नहीं करेंगे। सो ये प्रीपोजिशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए मैंने इसको रेड में किया हुआ है। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी माई ब्रदर विल कम नेक्स्ट मंडे। सिंपल, नो प्रीपोजिशन। माई ब्रदर came last Monday, last came past indefinite, so no on, no कुछ और। okay, my father will come tomorrow, no on tomorrow। okay, so fine, no preposition required here। Ram's father is very angry with him। okay, राम के पिताजी, भाई आज 10th एंड 10+2 का रिजल्ट भी आया हुआ है, तो राम के पिताजी उनसे बहुत गुस्सा हैं। विवर्स ध्यान देंगे, जब यदि आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो विथ का यूज करेंगे। और छोटा सा मैं बगल से ऐड कर दूं, यदि आप किसी बात पे नाराज हैं, किसी टॉपिक पे नाराज है तो एंग्री एट। ओके, सो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें बस बेसिकली कि यदि हम किसी पर्सन से नाराज हैं तो एंग्री विथ हिम। और नॉर्मली आप ये मूवी में सुनते हैं, किसी बातचीत में सुनते हैं, आई एम एंग्री विथ हिम। सो व्यूअर्स, यदि आप अपने ध्यान को माने इफ यू आर पेइंग अटेंशन, यदि आप जो कम्युनिकेशन है टीवी में या न्यूज़ में या डिबेट में आप ध्यान देते हैं, सो बेसिकली तो कई सारी लाइनें तो वहीं से याद आ जाती हैं। सो राम्स फादर इज़ वेरी एंग्री विथ हिम। ओके, सो एंग्री विथ अ पर्सन, यदि आप गुस्सा होते हैं किसी पर्सन से तो आप विथ का यूज करेंगे। नेक्स्ट, आई एम अकास्टम्ड टू रीचिंग ऑफिस अ बिट अर्ली। जी हाँ, बहुत अच्छी आदत है। अकास्टम्ड का मतलब होता है अभ्यस्त। जी हाँ, आदत होना। ओके, किस चीज़ का आदत है भाई? जल्दी से ऑफिस पहुंचने का, थोड़ा सा जल्दी पहुंचना चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अकास्टम्ड के थ्रू जो करेक्ट प्रीपोजिशन है दैट इज टू, और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ध्यान रखेंगे। सो आई एम अकास्टम्ड टू रीचिंग ऑफिस अ बिट अर्ली। व्यूअर्स, एक और बात, मैंने जानबूझ के जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी प्रीपोजिशंस का ये प्रैक्टिस हम करा सकते थे, सेंटेंस दे सकते थे, लेकिन केवल ए से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्यूज्ड ऑफ, एकस्टम्ड टू, अप्राइज्ड ऑफ, तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, कोशिश ये किया है कि एक ए का रहे, एक बी से रहे, सी से रहे, डी से रहे, ताकि थोड़ी वैरायटी रहे और ईजी से याद हो जाए। ओके, सो आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए। सो एकस्टम्ड टू रीचिंग ऑफिस अ बिट अर्ली। नेक्स्ट, द वार्ड काउंसिलर इज एक्वेंटेड विद हिज फैमिली। जी हाँ, एक्वेंट का मतलब होता है परिचित होना, एक्वेंटेड मतलब परिचित। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है, ये विथ अंडरलाइन होगा यहाँ पे। सो एक्वेंट परिचित हैं, जो वार्ड काउंसिलर है मेरे या उसके परिवार से परिचित हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा दैट इज विथ। सो एक्वेंटेड विथ, accustomed टू, एंग्री विथ अ पर्सन, एंग्री विथ हिम। फाइन, सो एक्वेंटेड विथ हिज फैमिली, परिचित है किससे? फैमिली से। ओके, अर्णव गोस्वामी, the chief editor of Republic TV, is accomplished in the art of speaking। जी हाँ, यहाँ पे हमने क्या था, acquainted था, ये क्या है, accomplished है। accomplished का मतलब होता है निपुण। ध्यान देंगे, accomplished का मतलब, accomplish बेसिकली एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पूरा करना, काम पूरा कर दिया। और जब आप इसमें इसका ये ed लगा देते हैं तो ये एडजेक्टिव भी बन जाता है, इसका मतलब होता है निपुण, अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट। ओके, सो एकम्प्लिश्ड अच्छा वर्ड है बेसिकली। सो अर्णव गोस्वामी क्या है, चीफ एडिटर जो है रिपब्लिक टीवी के, वो आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला में क्या है, ही इज एकम्प्लिश्ड। सो यदि आप एकम्प्लिश्ड की बात करते हैं किसी क्वालिटी के लिए, किसी और चीज़ों के लिए, मे बी एकम्प्लिश्ड इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, आर्ट ऑफ ड्राइंग, कुकिंग एट्सेट्रा, सो यहाँ पे इन का यूज होगा। सो द करेक्ट प्रीपोजिशन विच शुड बी यूज्ड विथ एकम्प्लिश्ड इज इन। नेक्स्ट, brother, while you come to house beware of dogs in my area। very important, आपने कई बार देखा होगा घरों के सामने लगा रहता है beware of dogs। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये कोट किया है। सो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि beware माने सचेत रहना, खबरदार रहो, सजग रहो, किससे? डॉग से। सो beware of dogs, of is the correct preposition which should be used with beware। ओके, और उसको अर्थ ध्यान में रखें। बीवेयर ऑफ डॉग्स हो सकता है, मॉस्किटो हो सकता है, स्नेक्स हो सकता है। ओके, नेक्स्ट,
द डिफेंस मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ 3 सर्विसेज चीफ। जी हाँ, 3 सर्विसेज चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ एंड एयरफोर्स चीफ। सो डिफेंस मिनिस्टर कॉल ऑन किए। कॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, बेसिकली कॉल मतलब तो बुलाना होता है, लेकिन कॉल ऑन का मतलब होता है मिलना। ध्यान देंगे, सर्विस में भी छोटे ऑफिसर जो हैं, कमांडिंग ऑफिसर, बड़े ऑफिसर को कॉल ऑन करते हैं, मिलते हैं। सो यहाँ पे कॉल के संग ऑन लगाना प्रीपोजिशन है आपको। ओके, कॉल ऑन द प्राइम मिनिस्टर, ओके, मिले, फाइन। नेक्स्ट, derived units are derived from the fundamental units। अब वो क्या है फंडामेंटल यूनिट्स? मीटर सेकेंड किलोग्राम। यदि थोड़ा सा मैं आपकी फिजिक्स को जस्ट ऐसे ही मैं रिफ्रेश कर दूं, फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एसआई यूनिट जो है लेंथ की वो मीटर होती है, टाइम की सेकेंड एंड वेट की किलोग्राम। ओके, मास की किलोग्राम। सो ये जो तीनों यूनिट है वो क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इनको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। व्हाट अबाउट डिराइव यूनिट्स? सो डिराइव्ड यूनिट जिनको हिंदी में हम व्युत्पन्न इकाइयाँ भी बोलते हैं, ये मौलिक इकाइयाँ, ये व्युत्पन्न इकाइयाँ। सो बेसिकली व्युत्पन्न इकाइयाँ या डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव्ड होती है, मतलब निकलती हैं, व्युत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि लंबाई एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, सो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी का यूनिट है। ओके, सो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, डिराइव्ड यूनिट्स और डिराइव्ड निकलना कहाँ से? फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। सो आपको ऐसा एग्जांपल आ सकता है कि कोई चीज़ जब किसी चीज़ से निकलता है तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे, डिराइव्ड फ्रॉम। और यहाँ पे बात हो रही है, हम नॉर्मल फिजिक्स का जो डेफिनेशन है उसी को हमने कोट कर दिया कि डिराइव्ड यूनिट्स और डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, और एग्जाम्पल के तौर पे ये लंबाई, ये टाइम, ये किलोग्राम, ये वेट हो गया, लेकिन जब आप स्पीड की बात करेंगे मीटर पर सेकेंड, सो वो डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। ओके, या नेक्स्ट, द मर्सीलेस मैन डिराइव्ड रोहित ऑफ हिज प्रॉपर्टी। जी हाँ, अब यहाँ पे दो मीनिंग हो रहा है। इस डिराइव का मतलब होता है निकलना, और इस डिराइव का मतलब होता है वंचित कर देना। जी हाँ, किसी से छीन लेना, किसी को मतलब देना ही नहीं बेसिकली। तो क्या हुआ, इस मर्सीलेस, इस निर्दय आदमी ने रोहित को उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, मैंने वंचित कर दिया। सो व्यूअर्स ध्यान देंगे, जब निकलने की बात आती है तो डिराइव्ड फ्रॉम, और जब किसी चीज़ से किसी को वंचित कर दिया जाता है तो डिराइव्ड ऑफ। ओके, डिराइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति से उसको वंचित कर दिया, खुद ही सारा रख लिया। ओके, सो मुझे उम्मीद है व्यूवर्स ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे और एनर्जी दीजिए, ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।